नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीईटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम मात्र 13 से 14 दिन का टाइम आपके सामने बचा हुआ है। इसकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आप तक जो एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और ऐड करने जा रहे हैं। आज से हम हर सब्जेक्ट के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें हमने लगभग 20 या 25 करके क्वेश्चन को कवर किया था एक पार्ट में। आज हम इसमें 50 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसी के अलावा जो जीए और करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यूज की हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें भी हम 50 प्रश्न आज डिस्कस करेंगे शाम तक। तो प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, एग्जाम एकदम नज़दीक आपका आ गया है। तो यह जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, इसको कम से कम आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है लास्ट समय में। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व देखने को मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? विकसित देश है, विकासशील देश है, अविकसित देश है या अर्ध विकसित देश है? तो आप याद देखिएगा, आर्थिक विकास की दृष्टि से हम जो हैं विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में हम आते हैं, विकासशील देश की श्रेणी में आता है भारत। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है और इसका लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपको मिलेगा, शेर है। तो आप इसे याद देखिएगा, शेर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम को। तो आप इसे याद देखिएगा। ये प्रश्न आपके किस कैटेगरी का बना है? तो 2014 के बाद जो भारत में आर्थिक सुधार हुए उस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 2014 के बाद भारत में जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं उनमें उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भारत की सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो योजनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो कम से कम योजनाओं को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा प्रश्न के माध्यम से, तो योजनाओं को हम आपको पढ़ाएंगे ही। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपका हो जाएगा शेर, और इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, ये सभी तात्पर्य होता है आर्थिक विकास का। तो आप इसे याद देखिएगा, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। कम से कम एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में पीईटी में छपेगा ही छपेगा। तो इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बार बार मैं इनका क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन भी आपको करवा रहा हूँ। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं, उसमें जो है क्या आता है? तो कृषि आ जाएगा, वन आ जाएगा, उत्खनन कार्य आ जाएगा। कृषि हो गया आपका, वन हो गया, उत्खनन हो गया, इसके अलावा पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया। ऐसे
संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कच्चे तौर पर प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कच्चे तौर पर प्राप्त किए जाते हैं वे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसे आप याद देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि एरिया और कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं वे आती हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने मेंशन है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। इसको वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, पीईटी की परीक्षा में। पिछली बार इससे एक प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी 99% चांस है कि इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में छपे। तो वीडियो को पॉज करके इन तीनों के बारे में आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र जो है, जो सर्विस सेक्टर होता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप याद देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कच्चे तौर पर जो भी संसाधन प्राप्त किए जाते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, जो भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, जो उद्योग धंधे होते हैं, जैसे लौ और इस्पात उद्योग हो गया, वाहन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, सभी आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है। तृतीय क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आता है, जैसे बैंकिंग सेवा, मेडिकल सेवा, बीमा वाली सेवा। तो जितने भी आपके सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस वाली सेवा हो गई, चिकित्सा एजुकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया यानी कि पर्यटन हो गया, संचार हो गया, ये सभी आपके सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तथा सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्विस सेक्टर है यह सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है वर्तमान में। तो आप इसे याद देखिएगा। तो सर्विस सेक्टर किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो इस कार्य को करता है कौन, तो इस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है इसी के द्वारा आय का गणना किया जाता है, जिसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो वर्तमान में 2011-12 जो है बेस ईयर है, आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का नेशनल इनकम की जो नेशनल इनकम की गणना होती है वर्तमान में 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान वर्तमान में किसका है, तो मैंने आपको अभी बताया है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान है दे रहा है तृतीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारी जो जीडीपी है ना, हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वर्तमान में सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र दे रहा है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम बार अनुमान है किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। उन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय को 20 करोड़ रुपए का मतलब 20 रुपए का अनुमान लगाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो उस समय 20 रुपए मानी गई थी 1867-68 में किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तथा दादा भाई नौरोजी को जो है इंडियन ग्लैड स्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तथा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या आप बता सकते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, सन 1900, 1901, 1902 या 1903।
आपको जवाब देना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं ये कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा होता है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा होता है, यह तैयार किया जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है उस वित्त मंत्री का नाम जब भारत में 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति लाई गई थी 1991 में, उस समय हमारे वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। और जीएसटी परिषद की स्थापना से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? इसमें से जीएसटी परिषद की स्थापना से जुड़ा हुआ अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि जो जीएसटी परिषद है इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 279A। आप याद देखिएगा, अनुच्छेद 279A जो है जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे याद देखिएगा। तथा जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा, जीएसटी से आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा। तो जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी परिषद का गठन कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 279A के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं हमारे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तथा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वर्तमान में जीएसटी स्लैब कितना है, कितना है? तो 0%, 5%, 5% के बाद 12%, 12% के बाद 18%, 18% के बाद आपका 28%। ये जीएसटी स्लैब भी आप याद कर लीजिएगा, 5, 12, 28, 18 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है यह कौन प्रकाशित करता है? तो यह प्रकाशित करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। जीएसटी परिषद का सचिवालय यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो सचिवालय है आपको मिलेगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तथा जीएसटी लाने का प्रस्ताव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो आप इसे याद रखिएगा, केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स, इसके बारे में आप याद रखिएगा। जीएसटी का प्रस्ताव सर्वप्रथम बार 2003 में इसी के द्वारा दिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो है आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जीएसटी जो है आपका किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। किस प्रकार का? तो अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है जीएसटी आपका, तो आप इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और संशोधन कौन सा है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तथा जीएसटी हमारी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। वित्त मंत्री कौन थे उस समय? तो अरुण जेटली साहब जो हैं उस समय वित्त मंत्री थे जब 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हुई थी, तथा 1 जुलाई को हम
जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल है। आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक जो होता है इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में आपका जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शामिल होती है, और लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर शामिल होती है, और इसके अलावा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को शामिल किया, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य आपका था एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं जो आप देख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है, जिसे मानव विकास के 3 आधारों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, और इसका जो प्रकाशन है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, तथा ये 3 सूचकांक है जिसके आधार पर यह जो है प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी प्रारंभ की गई थी 25 दिसंबर वर्ष 2000 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है। तो यह जो है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण विकास से रिलेटेड थी आपकी भारत निर्माण योजना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह कब शुरू की गई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा, 1 अप्रैल 1951 को जो है पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 1951 से 56 तक। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि को इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में। राष्ट्रीय प्रसार योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अनेक सिंचाई परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर दिया गया था। तो कृषि पर यानी कि एग्रीकल्चर पर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा योजना आयोग था, योजना आयोग के बारे में 2-3 प्रश्न आप याद कर लीजिए जो आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज़, योजना आयोग को बनाया कब गया था। तो जो योजना आयोग हमारा था इसको बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। दूसरी चीज़ की आपसे पूछी जा सकती है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उस समय के, वही योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो पहले पर हमारे प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यही जो है उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष हुए थे जब पहली बार जो है योजना आयोग को बनाया गया था, गठन किया गया था योजना आयोग का। इसके बाद इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसके उपाध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा, आप याद देखिएगा, गुलजारी लाल नंदा जो हैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे योजना आयोग के। तो आप इसे याद देखिएगा। अब वर्तमान की कंडीशन की अगर हम बात करें तो अब योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का गठन जो है किया गया आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पीएम मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पीएम मोदी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और तीसरे प्रश्न का जवाब आप हमें देंगे कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था किस मॉडल पर आधारित था। तो आप याद देखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब आप हमें देंगे कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका जो गठन है किस वर्ष में किया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी लोग देंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है किस वर्ष में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी गई है जो आप देख सकते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से 61 तक चली थी आपकी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद भारी उद्योगों तथा खनिजों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद इस योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की भी स्थापना की गई थी। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में योजना अवकाश था कब से, मतलब योजना अवकाश था आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम योजना अवकाश आपका घोषित किया गया था 1966 के सूखे के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। 1966 में आपको पता होगा इंडिया में बहुत ही विकराल सूखा पड़ा था। तो 1966 के सूखे के बाद जो है प्रथम योजना अवकाश घोषित किया गया था। तथा यह जो योजना अवकाश था कब से कब तक चलता है, 1966 से लेके 1969 तक जो है आपका प्रथम योजना अवकाश रहता है। तथा इसके 2-3 मेजर कारण थे। पहला कारण क्या था इस योजना अवकाश का, 1962 में और जो है भारत चीन युद्ध होता है, और उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है, और 1965-66 में जो है इंडिया में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ता है। तो इन 3 कारणों की वजह से यह जो योजना अवकाश लिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस समय। तो आप इसे याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 के सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश घोषित किया जाता है। तथा यह जो योजना अवकाश था यह 1966 से लेके 1969 तक चला था। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा द्वितीय योजना अवकाश कब हुआ था, तो द्वितीय योजना अवकाश आपका 1978 से लेके 1980 तक था। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1978 से लेके 1980 तक आपका द्वितीय योजना अवकाश था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आप याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इन तीनों की जो स्थापना है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आप सभी का होमवर्क है कि इन तीनों की लोकेशन आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इन तीनों की जो लोकेशन है वर्तमान में कहाँ पर है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रथम योजना अवकाश आपका रहता है 1966 से 69 तक। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है किस योजना का मुख्य लक्ष्य था? गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति है यह किस योजना का मेन लक्ष्य था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह लक्ष्य था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी डिटेल लिखी गई है। 1974 से 78 तक चलती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह चलने वाली थी 1979 तक है, 1974 से लेके 1979 तक 5 वर्ष तक चलने वाले थे। परंतु बीच में चुनाव होते हैं और चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। कांग्रेस पार्टी की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। जब जनता पार्टी की सरकार बनती है 1978 में, तो 1 वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, जिस कारण से इसका टाइम पीरियड हो जाता है 1974 से 78 तक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तथा 1978 के बाद 2 वर्ष के लिए अनवरत योजना चलाई जाती है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, आर्थिक अस्थायित्व को उच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में चलाया गया था। काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना चलाई गई थी। इसके अलावा जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था?
10वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत का वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो आप याद रखिएगा 8% का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्राप्ति कितने की होती है? तो 7.6% की। आप इसे याद रखिएगा। तो 8% का लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। यहाँ पे लिखा गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चलती है 2002 से 2007 तक। उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। निर्धारित लक्ष्य था 8% की वार्षिक वृद्धि को, और प्राप्ति कितनी की होती है? तो 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यहाँ पे पूछी जा रही है, कितनी थी, मतलब कब से कब तक थी? तो 2012 से 2017 तक जो है अवधि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो आप इसे याद देखिएगा 2012 से 17 अवधि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 8%, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 2012 से, मतलब 2012 से 17 तक यह चलने वाली थी। बीच में इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। योजना के लक्ष्य क्या क्या थे? विकास दर 8% प्राप्त करना, कृषि क्षेत्र में 4% का विकास दर प्राप्त करना, और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में 10% का विकास हासिल करना इस योजना का लक्ष्य था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हैं एन.के. सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एन.के. सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वैट कब लागू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो वैट है यह किस तिथि को लागू हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स मतलब अभी दीजिए कि जो वैट है भारत में किस तिथि को लागू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में जो वैट है यह कब लागू किया गया था? तो भारत में वैट कब लागू हुआ था? तो आप याद रखिएगा भारत में वैट जो है 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इंपॉर्टेंट है। तो भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो हरियाणा जो है पहला स्टेट था जिसके द्वारा भारत में वैट लागू किया गया था। वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था। आप इसे याद देखिएगा, हरियाणा में सबसे पहले किया गया था और पूरे भारत में यह 1 अप्रैल 2005 को लॉन्च होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहाँ पे 15वें वित्त आयोग से जुड़े हुए कुछ फैक्ट लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री एन.के. सिंह। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एन.के. सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तथा इस वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को दे दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि 2025 से लेकर 26 तक की अवधि के लिए जो रिपोर्ट है 15वें वित्त आयोग की वह राष्ट्रपति जी को सौंप दी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे Y.V. रेड्डी जी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को चलन से हटाकर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं विमुद्रीकरण। तो आप इसे याद, मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना आपका डीमोनिटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण कहलाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। आ गया है भैया। जब दाम बढ़ने लगते हैं ना, जब वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे और प्राइस मतलब पैसा जो है उसकी वैल्यू घटने लगे, तब जान लीजिए कि इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन में क्या होता है? पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती है और जो वस्तुओं का दाम होता है वह आसमान छूने लगता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है?
तो मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होता है? तो आप इसे याद देखिएगा, ऋणी जो है लाभान्वित होते हैं मुद्रास्फीति से। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया इसके बारे में पूरी डिटेल। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि और पैसे के मूल्य में कमी होती है। यानी कि सिंपल सा मीनिंग होता है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं के जो मूल्य है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पैसे की वैल्यू गिर जाती है। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को होता है, कृषक वर्ग को होता है, उत्पादक को होता है, विनियोजक को होता है, परिवर्तनशील आय वाले समूह को होता है। यानी कि जिनकी आय हमेशा घटते बढ़ते रहती है, उनको जो है फ़ायदा होता है। इसके अलावा व्यापारिक वर्ग को फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन का। मुद्रास्फीति से नुकसान किसको होता है? उपभोक्ता को होता है, ऋणदाता को होता है, स्थिर आय वाले को नुकसान होता है। इसके अलावा पेंशन भोगी को मुद्रास्फीति से आपकी इन्फ्लेशन से नुकसान होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन जो है इंडियन रूपी का अब तक कितनी बार किया जा चुका है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक कितनी बार किया जा चुका है? तो अब तक जो है 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, डीवैल्यूएशन किया जा चुका है। पहली बार 1949 में किया गया था, उसके बाद 1966 में किया गया था, फिर जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में, उस दौरान जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। यानी कि 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक किया जा चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो मुद्रा के अवमूल्यन से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आखिरकार गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो डीवैल्यूएशन है अपनी करेंसी का क्यों किया जाता है? तो सिंपल सा मतलब होता है डीवैल्यूएशन करने का, निर्यात में वृद्धि करना, निर्यात में वृद्धि करना। तो आप इसे याद देखिएगा, यानी कि अवमूल्यन के प्रभाव क्या होते हैं? निर्यात में वृद्धि करना और आयात महंगा हो जाता है इस जो है अवमूल्यन से। तो निर्यात को सिंपल सा बढ़ाने के लिए जो है अवमूल्यन किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, इससे क्या होता है कि व्यापार घाटा कम होता है और व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो रुपये का अभी तक जो अवमूल्यन है 3 बार किया गया, 1949, 1966 और 1991। इसके प्रभाव किस पर पड़ता है? निर्यात में वृद्धि होती है और आयात महंगा हो जाता है। आप इसे याद देखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को पता हो रहा होगा। तो स्टेट बैंक, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह भारत का सेंट्रल बैंक है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। सारी चीज़ इसके बारे में यहाँ पे लिखी गई है, मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग की संतुष्टि पर की गई थी। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये एक्ट भी आप याद रखिएगा, 1934 का एक्ट था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और राष्ट्रीयकरण के समय इसके गवर्नर होते हैं सीडी देशमुख, और वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो 1 रुपए का नोट होता है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो 1 रुपए का जो नोट होता है, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके जो है हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। बहुत बड़े एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसके बाद ये बेसिक चीज़ आप याद कर लीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में जो नोट है किस आधार पर जारी किया जाता है? तो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी?
तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप इसे याद देखिएगा 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 3 बैंकों को मर्ज करके। ये 3 बैंक कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन 3 बैंकों को, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी तथा बाद में आगे चलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई की स्थापना की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है किस वर्ष में किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1998-99 के दौरान जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एलआईसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एलआईसी काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है हमारे देश का। तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। आप याद देखिएगा एलआईसी की जो स्थापना है 1956 में की गई थी। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर और एम आर कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? प्रथम बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे, बहुत बार इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी हुआ है। तो प्रथम बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भैया? तो प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित आपकी है नरसिम्हन समिति, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है आपकी नरसिम्हन समिति। यहाँ पे आप देख लीजिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। इसके बाद वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे 12 हैं, जिनमें से एक आपका एसबीआई है, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, और 11 अन्य बैंक है, यानी कि टोटल वर्तमान में एसबीआई को मिलाकर 12 जो हैं हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है वर्तमान में। इसके बाद लास्ट ये समिति देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा रोक कर वीडियो को। ये इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद लास्ट के 2 प्रश्न आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी जो है यह शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड जो है यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नाबार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका एक्ट है 1992 का। तो आप इस सेबी का एक्ट 1992 का है, तो इसके बारे में भी आप याद देखिए। लेकिन इसकी स्थापना बहुत पहले की गई थी 1988 में ही। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं माधवीपुरी बुच, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना 12 जुलाई 1982 किया गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके अध्यक्ष आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इस तरह से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा बहुत सारे एडिशनल जानकारी को हमने आपके साथ साझा किया है। इकोनॉमिक्स का यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके पीटी की परीक्षा के लिए, लास्ट समय के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक